हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा अगला टॉपिक है मेटल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली मेटल्स पढ़ रहे हैं हम, लेकिन पार्ट वन में हमने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल। एक मेटलिक बॉडी पे चार्ज कैसे रहेगा ये हम पढ़ चुके हैं। चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। मेटलिक बॉडी के आउटर सरफेस पे चार्ज रहता है। और दूसरी पॉइंट क्या पढ़ी थी हमने कि जहां पर शार्प एजेस होंगे वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां कम होगा वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां चार्ज डेंसिटी कम होगी। मेटल्स पार्ट टू में हम बात करेंगे मेटल और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट इनसाइड अ मेटलिक बॉडी। एक मेटलिक बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। कहने का मतलब, मान लेते हैं ये मेरे पास एक मेटल है, सॉलिड मेटलिक बॉडी है, सॉलिड कंडक्टर है। इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, पॉइंट ए बी सी कोई भी ले लूं, इनमें से किसी भी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझते हैं। लेट्स से मैंने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ई एक्सटर्नल, जिसकी वजह से ये जो वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जनरेट हुआ, ई वेक्टर ई एक्सटर्नल। अब सोचिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे हर पॉइंट से, इन सब जगहों से। बेसिकली क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आकर इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन उधर गए। चार्ज बॉडी के अंदर नहीं हो सकता, चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा, पर जो सरफेस पे चार्ज है वो इसमें इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस चार्ज से अवे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। दैट मीन्स इसी पॉइंट पी पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से। ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसलिए इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसको मैं ई इंड्यूस्ड कह रहा हूं। आपका जो पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिंपली ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। नाउ जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स will continue to drift till the net electric field becomes zero. Till net electric field becomes zero. इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे या हर एक पॉइंट पे जीरो ना हो जाए। तो इस वजह से मेटल के अंदर कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट तब तक बंद नहीं होगा जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आपके मेटेलिक बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इस पॉइंट P पे या इस पॉइंट Q पे या इस पॉइंट R पे या A B C कोई भी पॉइंट ले लेंगे मेटलिक बॉडी के अंदर, तो उस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मेटल और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज directed normally to the
सरफेस, एक जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपके कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। क्या होगा मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपका अगर ये कंडक्टर है, इसके किसी ही पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही हो सकता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस ही हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, अगर किसी और डायरेक्शन में हुआ, सोचिए या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ऐसे हुआ, टेढ़ा हुआ, नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं हुआ, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहां रखे इलेक्ट्रॉन के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा और तब तक ड्रिफ्ट करता रहेगा जब तक टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो ना हो जाए। एक बार दोबारा सुनिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो ना हो जाए। और अगर किसी वेक्टर का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर किस डायरेक्शन में है, नॉर्मल डायरेक्शन में। दैट मीन्स ड्रिफ्ट खत्म होने पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा मेटेलिक सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा मेटेलिक सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा।